गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है बच्चों, आइए भाषा और व्याकरण के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो बच्चों, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था, वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें 2 पिक्चर शो हो रही हैं। हम अपनी पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। पहली पिक्चर में हमारी जो भाषा हमें दिखाई जा रही है बोलकर। ठीक है, यहाँ टेलीफोन पे बच्चा बात कर रहा है, यहाँ पर जो लड़की है वो लिखकर अपनी भाषा प्रकट कर रही है। बोल या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। जब बच्चों हम बात करते हैं एक दूसरे को और सुनते हैं तो उसमें हम अपने विचारों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे कोई भी बात बोली तो उसे हम सुनकर तुरंत ग्रहण करेंगे और समझेंगे। फिर हम उस बात को सुनने के बाद फिर हम बोलेंगे, ग्रहण करने के बाद, समझने के बाद फिर हम उस बात का आंसर देंगे। तो यानी कि हमें सोच समझकर, सुनकर, अपने विचारों को पढ़कर ग्रहण करना। हमारी तरह तरह पशु पक्षी व तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, यानी कि आवाज़ें निकालते हैं। पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। हम उन ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भाषा होती है वो मनुष्य की होती है, पशु पक्षियों की तो केवल ध्वनियाँ होती हैं। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती है। भाषा के 2 मुख्य रूप हैं। अब बच्चों, भाषा के जो मुख्य रूप होते हैं वो 2 होते हैं। भाषा के भेद, ठीक है बच्चों, जानेंगे भाषा के भेद। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। हमने पिक्चर में देखा मौखिक भाषा कैसे, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो मौखिक भाषा हुई, और जो हम नोटबुक या किसी भी चीज़ में लिखकर संकेत दे रहे हैं या दिखा रहे हैं तो वो हमारी क्या हुई, लिखित भाषा हुई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ आ रही है भाषा क्या है, कैसे है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं मौखिक भाषा की। सबसे पहले हमारी मौखिक भाषा शुरू हो रही है। अब मौखिक भाषा को लेकर हम बात करेंगे। बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर, ठीक है, हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाईं और उनका उत्साह बढ़ाया। यही भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक रूप का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ बात आती है अब लिखित भाषा की। अब हम लिखित भाषा के बारे में पढ़ेंगे। हमने मौखिक भाषा की बात करी। मौखिक भाषा में हमारा दे रखा है कि अपने विचार प्रकट करना, जैसे विद्यालयों में पक्ष विपक्ष की बातें करना या फिर पक्ष और विपक्ष के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना। दर्शकों के सामने हम जब कोई भाषण देते हैं तो वह हमारी क्या होती है, मौखिक भाषा कहलाती है। बात करते हैं लिखित भाषा की। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए, आगे देखते हैं बच्चों, लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। विशेष बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत
आते हैं। मेरे बच्चों अब आप देखो, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लिखित भाषा का जो प्रयोग है पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका आदि में किया जाता है, ये तो आप समझ गए। और जो हमारी इसमें विशेष है वो है बोलना और सुनना। बोलेंगे, अगर हम बोल रहे हैं और कोई और सुन रहा है वो हमारा मौखिक भाषा में आएगा, और अगर कोई और बोल रहा है हम सुन रहे हैं तब भी वो हमारा मौखिक भाषा में आएगा। जबकि लिखना और पढ़ना, तो बच्चों जो हम लिखेंगे और लिखी हुई चीज़ को हम पढ़ेंगे तो वो हमारा किस में आएगा बच्चों? लिखित भाषा में आएगा। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कुछ भारतीय और विदेश भाषाएं इस प्रकार हैं। आओ देखते हैं हम भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं। भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं और हमारी भाषाएं भारतीय कौन सी होती हैं और विदेशी भाषाएं कौन सी होती हैं। आज हम बात करेंगे 21 भाषाओं के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय भाषाओं की। केरल की जो भाषा है बच्चों वो है हमारी मलयालम, बंगाल की है बांग्ला, पंजाब की पंजाबी, कर्नाटक की कन्नड़, मध्य प्रदेश की हिंदी, असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया। अब बात करते हैं विदेशी भाषा की। विदेशी भाषा है हमारी इंग्लैंड की अंग्रेजी, ठीक है बच्चों, जापान की जापानी, कोरिया की कोरियन, जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, श्रीलंका की सिंहली और फ्रांस की फ्रांसीसी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी आपको भारतीय और विदेशी भाषा समझ में आई। आगे देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राज्यसभा के रूप में मान्यता मिली। ठीक है बच्चों, इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बच्चों जो हमारा हिंदी दिवस है वो हमारा कब आता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को आता है बच्चों। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, समझना है अच्छे से। ठीक है, और 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। जो हमारी हिंदी भाषा है उसे राजभाषा कब मान्यता मिली उसे? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोली, अब हमारी बोली के बारे में बात हो रही है। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, सामान्यतः उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप समझ रहे होंगे, सिंपल सी भाषा में हम बात कर रहे हैं। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, जब भी कोई भाषा हमारी, कोई भी भाषा हो जिसे हम बोलचाल के रूप में प्रयोग की करते हैं, सामान्यतः उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी लिपि की। लिपि के बारे में बात करेंगे बच्चों। लिपि बच्चों लिपि क्या है? भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो भाषा का हमारा लिखने का ढंग है, जिसमें हमारे चिन्ह के साथ हम भाषाएं लिखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं जिनसे लिपि बनती है। ठीक है बच्चों, दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत, मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है, इसलिए संस्कृत के शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। बच्चों बात करते हैं अब हम लिपि की। ठीक है बच्चों, लिपि है गुरमुखी पंजाबी,
ठीक है। लिपि है हमारी गुरमुखी और भाषा है क्या हमारी पंजाबी। लिपि है हमारी देवनागरी और भाषा है हमारी मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, नेपाली, ये हमारी भाषाएं हैं। और इनकी जो लिपि है वो कौन सी है हमारी देवनागरी। और भाषा हमारी पंजाबी, और पंजाबी की हमारी लिपि कौन सी है गुरुमुखी। ठीक है बच्चों, आया इतना समझ। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ बात करते हैं फारसी की। ठीक है बच्चों, अब फारसी क्या है हमारी लिपि है, ठीक है, और भाषा हमारी क्या है उर्दू। उर्दू भाषा की हमारी लिपि है फारसी और बांग्ला भाषा की हमारी बांग्ला ही लिपि है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हमारा तमिल जो है, तमिल की भाषा है हमारी, तमिल की लिपि है हमारी तमिल, ठीक है। और अंग्रेजी जर्मन की भाषा है हमारी, अंग्रेजी जर्मन जो हमारी भाषा है उसकी लिपि है हमारी रोमन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको लिपि और भाषा का जो मेल है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं व्याकरण की। अब हम व्याकरण में कुछ थोड़ा सा बात जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जिसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। इतनी बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं, उसे बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चल पाता है। ठीक है बच्चों, शुद्धता और अशुद्धता का ही पता चलता है हमें किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अब यहाँ कुछ उदाहरण के रूप में आपको वाक्य दे रखे हैं जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। सबसे पहले हम अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। घोड़ा दौड़ रही है, यहाँ पर अशुद्ध क्या आ रहा है बच्चों, चलिए बताते हैं हम आपको। यहाँ पर रही, क्योंकि घोड़ा जो है हम बात कर रहे हैं घोड़े की ना कि घोड़ी की, तो यहाँ पर घोड़ा है तो रही नहीं रहा आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा शुद्ध वाक्य होगा घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। मैंने यह काम नहीं करना है, मैंने यह काम नहीं करना है, ले ये अशुद्ध वाक्य है। अब इसमें हम शुद्ध वाक्य में कैसे इसे परिवर्तित करेंगे, मुझे यह काम नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। विराट खेलता है क्रिकेट, ये हमारा अशुद्ध है। अब अशुद्ध को हम शुद्ध कैसे करेंगे, विराट क्रिकेट खेलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि तथा तीसरे वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। इन सभी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण के द्वारा ही चलता है। व्याकरण ही हमें बताता है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें, बोलें और लिखें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। तो बच्चों, हमारा हिंदी जो व्याकरण है ये भाषा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, समझ आया होगा। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, आइए बात करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। जो हमारी लैंग्वेज होती है, हमारी भाषा होती है, उसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा सेकंड जो पॉइंट है हमारा क्या है, भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चों, आपने अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है इसकी पॉइंट है, बोली एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जो हमारी बोली होती है या बोली होती है वह एक क्षेत्र तक सीमित होती है। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा का जो लिखने का जो ढंग होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिपि कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत जो है वो भाषा की प्राचीनतम भाषा है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था, व्याकरण द्वारा ही, जब अगर व्याकरण नहीं होगा तो हमारी जो भाषा है वो अशुद्ध तरीके से हम बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। हम व्याकरण द्वारा ही अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना सीखते हैं और बोलना भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।